वेलकम फ्रेंड्स। तो ये वीडियो सीरीज जो चल रही है जेईई एडवांस पेपर का हम प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने 2018 एडवांस का पेपर 1 कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। आज से हम लोग आईआईटी जेईई एडवांस का 2018 का ही पेपर 2 डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं मल्टीपल करेक्ट टाइप वाला सेक्शन कराऊंगा। 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं और मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो आपको सारे ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन सही सिलेक्ट करने पे 4 मार्क्स मिलते हैं। पार्शियल मार्किंग भी होती है, अगर आपने 4 सही है 3 करेक्ट किया तो 2 मार्क्स मिलेगा, और कम किया तो 1 मिलेगा। इनकरेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें आप पार्शियल मार्किंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, लेट टी बी द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स पी एंड क्यू। 2 पॉइंट गिवन है, उससे लाइन टी पास हो रही है पी और क्यू से। F1 लेट F1 बी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ सर्कल्स। F1 क्या है? सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ सर्कल्स S1 S2। S1 S2 यहाँ पे सर्कल है। F1 ऐसे सारे S1 S2 का सेट होगा जो इन 2 सर्कल्स को कंटेन करेगा। ये सर्कल्स किस तरह के हैं? सच डैट ST यानी सच डैट T जो लाइन गिवन थी जो P और Q से पास हो रही है, T इज टेंजेंट टू S1 एट P। मतलब S1 जो सर्कल है उसका टेंजेंट T है एट पॉइंट P एंड टू S2 यानी टेंजेंट टू S2, वही लाइन T S2 पे भी टेंजेंट है एट पॉइंट Q पॉइंट पे। ऑल्सो S1 S2 टच एट M। वो जो 2 सर्कल हैं वो M पॉइंट पे टच भी करते हैं एक दूसरे को। आगे कह रहा है E1 बी द लोकस। किसका लोकस E1? बी द लोकस ऑफ M, यानी जहां दोनों सर्कल टच कर रहा है अगर सर्कल वेरी करेगा तो पॉइंट भी वेरी करेगा। अगर डिफरेंट सर्कल्स होंगे तो डिफरेंट पॉइंट M आएगा। तो उन सारे पॉइंट का हमें लोकस बताना है। उसके बाद एक सेट है F2 be the set of a straight lines joining a pair of distinct points of E1 जो आप लोकस फाइंड करोगे उसके हम डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेंगे और उससे जो लाइन बनेगी उसका सेट होगा F2, और वो लाइन R जो है 1,1 से भी पास होगी। यानी F2 ऐसा लाइंस का सेट है जो कि 1,1 से ही पास हो रहा है एंड E1 के डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को वो ज्वाइन कर रहा है। एंड E2 क्या है? बी द सेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन F2 में बहुत सारी लाइन, F2 क्या है? सेट ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो उन सभी लाइन सेगमेंट्स का जो मिड पॉइंट होगा उसका लोकस E2 है, उन मिड पॉइंट्स का। तो क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, काफ़ी कुछ करना है, लेकिन अगर आप डायग्राम बनाते जाएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले 2 पॉइंट है P और Q, तो हम एक लाइन बना लेते हैं यहाँ पे P एंड Q। ये P है, ये Q है। P हमारा -2,7 है और Q हमारा 2,-5 है। अब क्या कह रहा है? F1 बी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ सर्कल्स S1 S2। 2 सर्कल है। S1 कैसा सर्कल है? जो जिसका टेंजेंट T है एट P, यानी यही लाइन T है। दिस लाइन जो PQ को ज्वाइन कर रही है, दिस लाइन इज T, और एक सर्कल है जिसका ये T टेंजेंट है एट पॉइंट P। तो कुछ ऐसा सर्कल हो गया। सिमिलरली ये सर्कल S1 है, S2 जो सर्कल है उसका भी टेंजेंट यही लाइन है और ये लाइन टेंजेंट है एट पॉइंट Q। तो Q पे टेंजेंट ड्रॉ करते हुए एक सर्कल बनाए और फिर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच भी करेगा, कुछ ऐसे ये टच कर रहा है। ये पॉइंट आपका M है। तो डायग्राम तो बन गया। अभी आगे और काफ़ी कुछ बनाना है। तो ये पॉइंट M का हम लोग पहले लोकस फाइंड करेंगे। पॉइंट M का जो लोकस है वही सेट E1 होगा। तो E1 हम कैसे फाइंड करेंगे? M का लोकस आप कैसे फाइंड करोगे? मान लीजिए ये इसको ज्वाइन करा देते हैं। ये कोई पॉइंट है S एक एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए। तो S से 2 टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, एक इधर एक इधर। एक टेंजेंट इधर है, एक इधर है। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है।
डैट मीन्स SP और SM इक्वल होगा। एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। सिमिलरली S से इस सेकेंड सर्कल पे भी टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, दो टेंजेंट SQ और SM, ये कॉमन टेंजेंट है SQ और SM, यानी SP, SQ और SM तीनों इक्वल है। SP, SM, SQ और SM ये तीनों ही लाइन इक्वल है। इस ऐसे टेंजेंट को हम रेडिकल एक्सिस भी कहते हैं। तो आप जैसे देख लीजिए एक पॉइंट है M नहीं S, उससे अगर 3 पॉइंट इक्वल है तो यहां से एक सर्कल पास हो सकता है ना। ये P है, ये Q है, ये M है। तो P और Q तो हमारे गिवन पॉइंट है, M वेरिएबल पॉइंट है, यानी पॉइंट M का जो लोकस होगा वो एक सर्कल होगा और वो सर्कल PQ से भी पास करेगा। तो ये हो गया हमारा सर्कल। ये पॉइंट M है, P और Q इसके डायमीटर हो जाएंगे क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है तो ये डायमीटर हो जाएगा क्योंकि ये सेंटर है, S सेंटर है, S सेंटर से सभी पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल होती है। तो S सेंटर है और ये इसका डायमीटर का एंड पॉइंट हो गया। तो हम सर्कल E1 निकाल सकते हैं। अगर आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हो, डायमीटर के अगर एंड पॉइंट्स गिवन हो तो हम सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सर्कल E1 यानी लोकस जो होगा M का वो E1 है, वो E1 ये सर्कल है जिसका डायमीटर P और Q है। तो क्या होता है x माइनस x1 यानी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y प्लस y माइनस y2, ये E1 हो जाएगा। E1 की इक्वेशन हमें मिल गई, E1 जो लोकस था वो हमें मिल गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई भी आप चाहें तो कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 39, ये E1 है। E1 मिल गया तो हम दो ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। इन दो ऑप्शन में E1 की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है -2,7 लाइज इन E1। मैथमेटिक्स में भी प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट होता है, इन और ऑन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ इन लिखा है, इन मतलब इनसाइड, इन मतलब इनसाइड, ऑन मतलब ऑन द सर्कल यानी इसकी बाउंड्री पे, और आउटसाइड का तो लिखा ही रहेगा। तो इन कह रहा है यानी कि E1 के अंदर होना चाहिए। E1 हमारा ये सर्कल है, -2,7 पॉइंट यहाँ है, वो तो सर्कल पे है, ऑन द सर्कल है, इनसाइड सर्कल नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। नाउ वी विल सी ऑप्शन डी, 0,3/2 डजंट लाई इन E1, यानी E1 के इनसाइड 0,3/2 नहीं है, इनसाइड नहीं है तो ऑन द सर्कल हो सकता है, आउटसाइड द सर्कल हो सकता है। तो हम ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट डायरेक्ट पुट करके देखते हैं। आप इसी में करके देख लो, x को 0 रखना है, y को 3/2 रखना है। कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, अगर ये नेगेटिव आएगा तो इनसाइड होगा, पॉजिटिव आएगा तो आउटसाइड होगा, और 0 आएगा तो ऑन द सर्कल होगा। तो यहाँ जब हम रखेंगे 0 तो ये नेगेटिव आएगा, यहाँ 3/2 रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ओवरऑल ये नेगेटिव होगा। यानी जब मैंने 0,3/2 रखा तो ये ओवरऑल नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो इनसाइड द सर्कल होगा। ये कह रहा है नहीं होगा, नहीं होगा यानी कि गलत कह रहा है, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब हमें E2 चाहिए, ऑप्शन बी और सी चेक करने के लिए हमें E2 चाहिए। E2 को स्टडी करते हैं। E2 क्या है, E2 बी द सेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट इन F2। E2 क्या है, F2 में जितने भी लाइन्स हैं उनके मिड पॉइंट का लोकस। तो F2 के बारे में पहले देखना है, F2 बी द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ज्वाइनिंग अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ E1। E1 सर्कल की इक्वेशन ये थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 39 इक्वल 0। हम लोग यहाँ पे E1 ड्रॉ कर लेते हैं। इसका सेंटर हमें दिख रहा है 0,1 है। F2 जो है वो सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ E1। E1 के कोई से भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस F2 है। ऐसी बहुत सारी लाइन हो सकती है और ये सारी लाइन 1,1 से पास होना चाहिए।
यहाँ लिखा हुआ है 1,1, तो 1,1 इनसाइड हो आउटसाइड हो इससे हमें मतलब नहीं है, बस 1,1 से लाइन पास हो रहा है, आउटसाइड भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इसका मिड पॉइंट, मान लीजिए इस लाइन सेगमेंट का, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट यहाँ पे है, एन मान लो आप, ये सेंटर है वो, तो ये परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड का मिड पॉइंट सेंटर से, और ये आर को मैंने मिला दिया, बाहर भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमें क्या मिल रहा है, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, ये मिड पॉइंट है, ये आप x, y मान लीजिए, तो इन दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा क्योंकि दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। चलिए इस डायग्राम का तो खैर कोई काम है नहीं, यानी स्लोप ऑफ ओ एन का स्लोप क्या हो जाएगा, y-1/x-0 इंटू स्लोप ऑफ आर एन, यानी y-1/x-1, दिस इज इक्वल टू -1। ये सॉल्व करने पे आ गया x इंटू x-1 प्लस y-1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। ये हमें जो मिला है ये हमें E2 मिला है क्योंकि मिड पॉइंट का रिलेशन हमने फाइंड कर लिया, जो कि काफ़ी सिंपल था फाइंड करना। अब हमें E2 मिल गया तो वी कैन चेक ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। पहला ऑप्शन है 4/5 7/5 डजंट लाइन E2 में लाइन नहीं कर रहा है, यानी ऑन द E2 या आउटसाइड द E2 चलेगा। तो आप ये पॉइंट पुट करके देखो, 4/5 इंटू 4/5 -1 यानी -1/5, 7/5 -1, 2/5 का स्क्वायर यानी 4/25। ये सॉल्व करने पे 0 आ रहा है, यानी 4/5 7/5 जो पॉइंट है वो E2 की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ऑन द E2, ऑन द सर्कल E2 पे है तो डजंट लाइन E2, ये भी सही है क्योंकि अगर डजंट E2 के अंदर नहीं है तो E2 के बाहर होगा या E2 पे होगा, तो ये ऑप्शन सही है। 1/2, अब इसमें 1/2 को चेक करते हैं। 1/2 रखने पे ये नेगेटिव और ये तो आएगा पॉजिटिव, इसको पूरा कैलकुलेशन करके देखना होगा क्योंकि एक नेगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है। 1/2 इंटू 1/2 -1 -1/4 प्लस 1/4, ये हमारा 0 आ रहा है, तो लाइज इन E2 तो नहीं हुआ, लाइज ऑन E2 हुआ, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो रहा है। यानी इसमें 1/2, 1/2 y को 1 रखना था, सॉरी, तो 1 - 1 0 हो गया, तो ये -1/4 आ रहा है, यानी कि नेगेटिव आ रहा है, तो लाई कर गया, ये ऑप्शन सही है। 1/2 रखने पे सर्कल की इक्वेशन जो आ रही, सर्कल की इक्वेशन में मैंने 1/2 रखा तो टोटल वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गया तो वो इनसाइड हो गया, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन में बस डायग्राम का खेल था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यूज करना था। चलिए पहला क्वेश्चन हुआ आज का, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। इसमें एक फंक्शन गिवन है एफ एन एक्स गिवन है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा j इक्वल 1 to n, IIT का फेवरेट ऑपरेटर है सिग्मा, tan इनवर्स 1/1 प्लस x प्लस j इंटू x प्लस j माइनस 1, ये हमारा एफ एन एक्स है। यहाँ n आपका कोई नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर यानी n नेचुरल नंबर है, और ये फंक्शन जो डिफाइंड है वो 0 पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, 0, टू r। अब हमें कुछ ऑप्शंस हैं जो चेक करना है। ऑप्शन ए है समेसन j इक्वल 1 to 5 tan स्क्वायर fj0 इक्वल 55। ऑप्शन बी j इक्वल 1 से 10 तक जाना है, 1 प्लस fj डैश यानी डेरिवेटिव है इंटू सेक स्क्वायर fj0, दिस इज इक्वल टू 10। ऑप्शन सी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी tan f n x इक्वल 1/n।
एंड ऑप्शन डी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी सेक स्क्वायर एफ एन एक्स इक्वल 1। इन दोनों ऑप्शन में n फिक्स है, फिक्स है यानी कि कांस्टेंट है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए, ये हम देखते ही हमें कुछ नहीं करना है, इनको काटना है कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे 0 पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। ओपन ब्रैकेट का मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है, यानी यहाँ जो x की वैल्यू ये लोग डोमेन में ले रहे हैं फंक्शन के लिए, वो 0 से नहीं है, 0 के बाद से है, यानी 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो 0 पे क्या फंक्शन है, फॉर x इक्वल 0 फंक्शन क्या है ये हमें गिवन नहीं है। जब वो गिवन ही नहीं है तो ये पूछ कैसे सकता है, और पूछा है तो गलत है, यानी ए और बी ऑप्शन तो चेक ही नहीं करना, देखते ही क्रॉस कर देना है। कुछ बच्चों ने यही गलती की, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे x इक्वल 0 पे इनको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका सही आएगा, और सही आते ही आप आंसर टिक करोगे, और यही IIT चाहता है, यही आपसे गलती हो जाएगी। तो ये दोनों ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गया। नाउ वी विल सी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, दोनों में हमें FN चाहिए, तो FN निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, सिग्मा देख के अब हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सिग्मा के अंदर क्या है ये देखते हैं। सिग्मा क्या है, एक शॉर्टकट है, एक शॉर्टकट ऑपरेटर है। IIT मतलब इसका ये मतलब हुआ ना, जे को आप 1 रखो, 2 रखो, n तक रखो, सबको ऐड कर दो, तो उतना लंबा ना लिख के हम लोग समेशन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अंदर जो है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan इनवर्स डिनोमिनेटर को आप ध्यान से देखिए, वो क्या है 1 प्लस एक्स प्लस जे इंटू एक्स प्लस जे माइनस 1। ये देखते ही हमें ये ध्यान आता है कि एक फॉर्मूला होता है जिसमें 1 प्लस एक्स वाई आता है, तो ऊपर क्या होता है x माइनस वाई। तो x ये है, y ये है, इसको माइनस कर दिया। देखिए सिंप्लीफाई करने पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था वही का वही है, उसको मैंने दूसरे फॉर्म में लिख दिया। तो ये एक पैटर्न हमें दिख गया। तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये तो उसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, j इक्वल 1 से n तक रखना है और सबको ऐड करना है। तो जब हम 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x। j को 2 रखेंगे तो x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1। j को 3 रखेंगे tan इनवर्स x प्लस 3 माइनस tan इनवर्स x प्लस 2। सिंप्लीफाई करते हुए n तक रखना है हमें, tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x प्लस n माइनस 1। अब देखिए इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है, तो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी दिस माइनस दिस बचेगा। tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x बचेगा, और ये किसके इक्वल है, fn x के, यानी fn x जो सिग्मा में दिया हुआ था उसकी वैल्यू tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x आती है। अगेन हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स x माइनस y, यानी x x कैंसिल हो गया, n अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी चेक करना था, दोनों में fn चाहिए, tan fn चाहिए, तो इनवर्स को हम इधर ले जाएंगे तो ये tan fn हो जाएगा। tan fn x इक्वल n बाई 1 प्लस एक्स प्लस n इंटू एक्स। अब ऑप्शन सी में x को इन्फिनिटी रखना है, n कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट तो इन्फिनिटी से छोटा ही होगा। जब आप x को इन्फिनिटी रखोगे, x को इन्फिनिटी रखोगे तो ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि x इन्फिनिटी n कोई फिक्स है, यानी बहुत छोटा नंबर है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी का मतलब ये 0 हो गया, tan fn x की वैल्यू 0 हो गई। ये वैल्यू, ये लिमिट 0 आ रहा है, 1/n नहीं आ रहा, क्योंकि n तो फिक्स है तो 0 तो होगा नहीं वो, यानी ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ ऑप्शन डी, जब हमने फाइंड किया tan fn x x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 है, सेक स्क्वायर को आप क्या लिखते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर,
और x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ही चेक करना है, तो इसकी वैल्यू हमने अभी निकाला 0, यानी 1 + 0 = 1, और यही कह रहा है ये। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आपने ऐसे क्वेश्चन की काफ़ी प्रैक्टिस की होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये मैट्रिसेज का क्वेश्चन है, क्रैमर्स रूल पे बेस्ड, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे है। अब आप इसको जिस तरीके से करना चाहें, क्रैमर्स रूल से करें, मैट्रिक्स मेथड से करें, या कोई और भी तरीका हो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, एक सेट है कॉलम मैट्रिक्स का B1 B2 B3, ये एक सेट है, और इसमें B1 B2 B3 ये रियल नंबर्स हैं, यानी आप B1 B2 B3 के जितने रियल नंबर रख सकते हो सारे रखो, तो इससे जितने भी B1 B2 B3 वाला कॉलम मैट्रिक्स बनेगा वही सेट S है। और एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, ये है -x + 2y + 5z = B1, पहला इक्वेशन ये है। दूसरा 2x - 4y + 3z = B2, और तीसरा है x - 2y + 2z = B3। ये जो सिस्टम गिवन है, कह रहा है कि इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन है, एटलीस्ट वन है, मतलब वन से ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर ऑल B1 B2 B3 बिलोंग्स टू सेट S, फॉर ऑल B1 B2 B3 जो सेट S हमें गिवन था, यानी कि B1 B2 B3 जितने भी रियल नंबर आप ले सकते हो सबके लिए ही ये एक एटलीस्ट एक सोल्यूशन दे रहा है हमें। ओके, नाउ ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, 4 ऑप्शन है, चारों में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन, देन for which system there exists at least one solution, for all B1 B2 B3 belongs to S। यहाँ सच डेट था, सच डेट मतलब S जो है वो B1 B2 B3 का कॉलम मैट्रिक्स तो बनेगा, B1 B2 B3 बिलोंग्स टू R होगा, लेकिन वो B1 B2 B3 ऐसा होना चाहिए कि इस सिस्टम का एक इक्वेशन होगा। ये B1 B2 B3 यहाँ है, ठीक है। मैं एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। सेट S है कॉलम मैट्रिक्स B1 B2 B3, जहाँ ये रियल नंबर्स हैं। इस तरह का B1 B2 B3 लेना है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है उसका एटलीस्ट वन सोल्यूशन होगा। B1 B2 B3 ऐसा लेना है हमें। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे, देन फॉर विच सिस्टम, ऑप्शन में 4, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर ऑल B1 B2 B3 बिलोंग्स टू S, यानी जो B1 B2 B3 इनका एटलीस्ट सोल्यूशन बनाएगा एक सोल्यूशन, उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस सेटिस्फाई होंगे। तो ऑप्शन ए x + 2y + 3z = B1, 4y + 5z = B2, x + 2y + 6z = B3। ऑप्शन बी x + y + 3z = B1, 5x + 2y + 6z = B2, -2x - y - 3z = B3। ऑप्शन सी है -x + 2y - 5z = B1, 2x - 4y + 10z = B2, x - 2y + 5z = B3, and option D x + 2y + 5z = B1, 2x + 3z = B2, x + 4y - 5z = B3। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं।
अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होता है, क्रैमर्स रूल में आपने पढ़ा होगा कि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, यानी एक ही सोल्यूशन होता है। तो एटलीस्ट 1 में तो ये चीज़ आ ही जाएगा। अगर यूनिक सोल्यूशन भी है तो एटलीस्ट 1 है, यानी एटलीस्ट 1 के अंदर वो आ रहा है। अगर दिक्कत कब होती है, जब डेल्टा 0 हो, तब दो बातें हो सकती है, या तो इनका इनकंसिस्टेंट होगा यानी कि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर इनफाइनाइट होगा। या तो इनकंसिस्टेंट होगा यानी कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर इनफाइनाइट होगा, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट कब होता है, जब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों ही 0 होते हैं। इसमें इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो हो गया, एक भी, तो ये इनकंसिस्टेंट होता है। ये तो कंडीशंस हैं, लेकिन क्रैमर्स रूल हमेशा पास नहीं करता है। कई बार इसमें दिक्कत आ जाती है कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब 0 है, फिर भी हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता है। जैसे आप ऑप्शन सी देख लीजिए, इसमें तीनों ही इक्वेशन लगभग एक जैसे हैं। इसमें -2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, -1 से करोगे ये आ जाएगा, यानी ये 3 पैरेलल लाइन हो गई, 3 पैरेलल लाइन हो गई। अगर ये तीनों पैरेलल है तब तो इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। इसमें डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 हमेशा ही 0 आ रहा है, फिर भी ये क्रैमर्स रूल यहाँ पे फेल हो रहा है। तो क्रैमर्स रूल हम अप्लाई ही नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। हम कैसे करेंगे, हम करेंगे बचपन वाले मेथड से, जिसमें आप क्या करते हो, एलिमिनेशन करते हो। बचपन 9, 10, 8, 9 सब में आपने किया होगा, एलिमिनेट करते हैं वेरिएबल्स को और फिर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन सिस्टम है उसमें मैं एलिमिनेशन करके B1, B2, B3 में रिलेशन फाइंड करूँगा। तो एलिमिनेशन का भी एक तरीका होता है कि सबसे पहले एक को आप फिक्स कर लो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन को आप फिक्स कर लो, बाकी दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट, यानी इन दोनों की हेल्प से मैं इसके x को एलिमिनेट करूंगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दिया, तो 2x + 2x 0, -4y + 4y 0, 3z + 10z यानी 13z, b2 + 2b1। ये कैसे आया है, इक्वेशन 2 प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 1 से। वैसे ही अब हम 1 तो मेरा फिक्स है, थर्ड और 1 को पकड़ के x को एलिमिनेट करेंगे। तो ऐड कर दें दोनों को, x कैंसिल, 2y कैंसिल, 7z आ गया, यानी b3 + b1। इसमें मैंने 1 और 3 को ऐड कर दिया है। अब इन दोनों से z की वैल्यू आ जाएगी। पहले से आ रही है b2 + 2b1/13, सेकंड से आ रहा है b3 + b1/7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 14b1 - 13b1 b1 + 7b2 - 13b3 = 0। यानी अगर b1, b2, b3 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका एटलीस्ट 1 सोल्यूशन होगा। तो काफ़ी सिंपल है एलिमिनेशन। इस रिलेशन को हम लोग लिख लेते हैं, यही चारों ऑप्शन में इस चीज़ को देखना, ये हो रहा है, यानी b1 + 7b2 - 13b3 = 0, ये एक आ गया। अब हम लोग 1 बाय 1 चारों ऑप्शन में यही एलिमिनेशन टेक्निक यूज करेंगे। जैसे ऑप्शन ए देखो आप, इसका तो x ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया है, तो इन दोनों से हम लोग इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके इसका x एलिमिनेट कर लेते हैं, यानी इक्वेशन 3 - 1 करते हैं इसके लिए, ऑप्शन ए के लिए। x कैंसिल, 2y से 2y कैंसिल, 6z - 3z यानी कि 3z, 3z = b3 - b1। तो z आ गया ना, z आ गया b3 - b1/3। जब z आ गया तो उसी z की वैल्यू को आप इसमें रखोगे तो आपको y मिल जाएगा, y और z की वैल्यू इसमें रखोगे तो आपको x मिल जाएगा। यानी b1, b2, b3 इसमें कुछ भी हो, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे ना करे, हमेशा ही ये यूनिक सोल्यूशन देगा, हमेशा यूनिक सोल्यूशन देगा। तो हमेशा देगा तो इसके लिए भी देगा, यानी ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अब हम लोग ऑप्शन बी को देखते हैं, और अगर आप दूसरे तरीके से चेक करते, इसका डेल्टा चेक करते, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आता। इन दैट केस कंसिस्टेंट होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है।
सेम विद ऑप्शन डी, ये भी सही आएगा, इसका भी डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है। आप इसको एलिमिनेशन से भी चेक कर सकते हो। इन दो को माइनस करोगे, इसमें से 2 मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करोगे तो ये -4y 6z माइनस 3z माइनस 8z, इसमें कुछ छूट गया लगता है, -4y 3z माइनस 10z माइनस 7z b2 माइनस 2b1। वैसे इनको डायरेक्ट माइनस करोगे 2y माइनस 10z इक्वल b3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो z यहाँ से निकल जाएगा, इसमें से 2 मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा। अब इन दोनों से हम लोग y को एलिमिनेट करेंगे, 4y माइनस 4y माइनस 10z प्लस 14z यानी 4z इक्वल b3। ये जो भी आएगा हमें यहाँ से z मिल जाएगा, एक यूनिक z मिल जाएगा, z मिलेगा तो y मिलेगा, y मिलेगा तो x मिलेगा, यानी ये और d तो सही है। अब b और c में एलिमिनेशन लगा के देखते हैं, b और c में, ठीक है। तो इन दो ऑप्शन, ये फर्स्ट इक्वेशन को फिक्स करते हैं और इसमें 5 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमें क्या मिलेगा, यानी इक्वेशन 2 माइनस 5 टाइम्स इक्वेशन 1, ये कर रहा हूँ मैं। क्या मिलेगा मुझे, 5x से 5x कैंसिल, 2y माइनस 5y यानी माइनस 3y, 6z माइनस 15z यानी माइनस 9z इक्वल b2 माइनस 5b1। अब इन दो इक्वेशन में, यानी इसमें 2 मल्टीप्लाई करके मैं ऐड कर दूं, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, फिर 2y और y, ये y हो गया, माइनस 3z प्लस 6z यानी प्लस 3z हो गया, b3 प्लस 2b1 ये आ गया। अब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3y प्लस 9z इक्वल 3b3 प्लस 6b1, दोनों सेम हो गया, दोनों को ऐड कर देते हैं, 0 इक्वल क्या आ रहा है, b1 प्लस b2 प्लस 3b3। अब ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये अगर इसको सेटिस्फाई कर देता है तब तो हमारा सोल्यूशन, एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो मान लीजिए हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मैंने इसमें b3 को 0 ले लिया, b2 को 1 ले लिया, तो b1 मेरा -7 आ जाएगा। क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है, चेक करते हैं। b1 को -7, b2 को 1, b3 को 0, ये तो -6 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। यानी इस इक्वेशन का b1 b2 b3 की मैंने कोई वैल्यू ली, वो हमारा जो एलिमिनेशन किया मैंने क्वेश्चन ऑप्शन बी में, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। डैट मीन्स इसके लिए एटलीस्ट वन सॉल्यूशन नहीं होगा, ऑप्शन बी इनकरेक्ट। अब हम लोग ऑप्शन सी देखते हैं। क्रैमर्स रूल मैंने नहीं लगाया बस ऑप्शन सी की वजह से, क्योंकि इसमें क्रैमर्स रूल लगाते हैं तब भी वो फेल हो जाता है। आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 0 आ जाएगा, b2 प्लस 2b1। फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो, इधर 0 आएगा, b1 प्लस b3, यानी फर्स्ट वाले से b1 इक्वल आ रहा है -b2/2 इक्वल -b3, ऐसा कुछ आ रहा है। अब वही वाले हम b1 b2 b3 से पुट करके देखते हैं। b3 को मैंने 0 ले लिया है, b1 को 1, ये तो बिल्कुल ही गलत है। यानी ये b1 b2 b3 इसमें जो रिलेशन आया उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया, यानी ए और डी करेक्ट है। तो ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका था, आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें काफ़ी टाइम बचता है और मेथड भी काफ़ी सिंपल है, जो आपने एलिमिनेशन बचपन से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। कंसिडर 2 स्ट्रेट लाइंस ईच ऑफ विच इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स एंड द पैराबोला। सर्कल और पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, x² + y² इक्वल हाफ एंड y² इक्वल 4x। इसमें यह कह रहा है कि 2 स्ट्रेट लाइन है, वो दोनों ही इन दोनों का टेंजेंट है, यानी कॉमन टेंजेंट है, सर्कल का भी पैराबोला का भी 2 टेंजेंट हैं। एंड बोथ टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट Q। जो 2 टेंजेंट होंगे वो Q पे इंटरसेक्ट करता है, इस Q पे। कंसीडर द इलिप्स हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड
सेमी मेजर एक्सिस इज क्यू ओ क्यू। चलिए पहले हम लोग ये क्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को आगे रीड करूंगा। पैराबोला में हम लोग टेंजेंट जानते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन होती है mx प्लस ए बाई एम। ए क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, तो यहाँ पे a 1 है, यानी पैराबोला के लिए टेंजेंट हो गया mx प्लस 1 बाई एम। सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, यानी ओरिजिन वाला सर्कल हो, ओरिजिन जिसका सेंटर हो, उसके लिए टेंजेंट होता है वाई इक्वल एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ए यहाँ पे रेडियस है, रेडियस क्या हो जाएगा 1/√2। दोनों टेंजेंट सेम है, सर्कल का रेडियस 1/√2 है, यानी हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने पे जो आएगा वही पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट होगा। तो mx कैंसिल हो गया, प्लस माइनस हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, 1/m स्क्वायर इक्वल 1/2 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा m4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0। इसको सॉल्व करने पे एम स्क्वायर इक्वल 1 और -2, तो -2 तो हो नहीं सकता, एम स्क्वायर -2 नहीं हो सकता, तो एम स्क्वायर इक्वल 1 यानी m हो गया प्लस माइनस 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट क्या हो गया, m की जगह आप 1 रख दो, एक बार x प्लस 1 -1 रख दो, माइनस x माइनस 1। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स वाई यहाँ से हम फाइंड करेंगे, हमें मिलेगा -1,0। ये पॉइंट Q मिल गया मुझे -1,0। तो काफ़ी सिंपल था यहाँ तक। तो आगे इसमें कह रहा है कंसिडर द इलिप्स व्हिच सेंटर इज एट ओरिजिन। इलिप्स है जिसका सेंटर तो ओरिजिन है और सेमी मेजर एक्सिस ओ क्यू है, क्यू इधर होगा -1,0। इलिप्स कुछ ऐसा है, सेमी मेजर एक्सिस यानी ए की लेंथ हो गई 1, ये 1,0 हो जाएगा। एंड इफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस ये होता है, इसकी लेंथ दे रखा है √2, यानी 2b इक्वल √2, तो b क्या हो जाएगा 1/√2, तो ये पॉइंट हो गया 0,1/√2, यानी इलिप्स का a जो है वो 1 हो गया, b जो है 1/√2 हो गया। अब इसमें जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है इसकी इसेंट्रिसिटी, ऑप्शन ए और बी में आपको दो चीज़ बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है इसेंट्रिसिटी 1/√2 होगा, लैटिस रेक्टम 1 होगा। ऑप्शन बी कह रहा है इसेंट्रिसिटी 1/2 होगा, लैटिस रेक्टम 1/2 होगा। ऑप्शन सी में एक एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया बिटवीन इलिप्स एंड लाइन x इक्वल 1/√2, x इक्वल 1 एंड x इक्वल 1/√2 इज, ये एरिया क्या 1/4√2 π-2 होगा। ऑप्शन डी में यही एरिया बता रहा है 1/16 इंटू π-2 होगा। आइए देखते हैं। तो इलिप्स की सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में इसेंट्रिसिटी अलग अलग है, यानी एक ही ऑप्शन सही होने वाला है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है इलिप्स में 1 - b² b स्क्वायर 1/√2 हो गया, तो ये 1 - हाफ यानी 1/√2, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। लैटिस रेक्टम क्या होगा 2b² b स्क्वायर 1/√2 यानी 1/2, 2 इंटू 1/2 यानी 1, तो ये दोनों ही सही आ रहे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी में हमें क्या करना है, एरिया बताना है इस इलिप्स का 1/√2 से 1 तक, ये 1 वाली लाइन है, x इक्वल 1 वाली, यानी ये एरिया बताना है हमें। इस एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 1/√2 है, 1/√2 से 1 तक इलिप्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इलिप्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी इसके लिए। इलिप्स की इक्वेशन होती है x² ये हमारा 1 है, प्लस y² b स्क्वायर यानी 1/2 इक्वल 1, x² प्लस 2y² इक्वल 1, इससे y क्या आ गया 1/√2 √1 - x², तो इसी का हमें इंटीग्रेशन करना होगा 1/√2 √1 - x² dx। 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे का भी एरिया चाहिए।
तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, 2/√2 हो गया √2। फॉर्मूला क्या होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये 1/√2 से 1 तक। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऑप्शन सी सही आएगा, ऑप्शन डी गलत आएगा। यानी इस क्वेश्चन का ए और सी करेक्ट है। डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 और 1/√2 पुट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो काफ़ी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं STR, तीनों नॉन जीरो हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। STR आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और एक L है। L क्या है? L बी द सेट ऑफ सोल्यूशन। सेट ऑफ सोल्यूशन, सेट क्या है? ST प्लस SZ प्लस TZ बार प्लस R इक्वल 0। इस सेट का सोल्यूशन है। इस सेट का सोल्यूशन मतलब Z की जितनी भी वैल्यू जाएगी उन सभी का सेट L है। ऑप्शन इतना ही था, क्वेश्चन इतना था, वो ऑप्शन शुरू हो गया। इफ L हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, अगर इसका एक ही एलिमेंट हो इसमें, यानी Z यूनिक हो। अगर Z यूनिक हो तो अगर Z यूनिक हो, इफ Z इज यूनिक देन मॉड S नॉट इक्वल टू मॉड T। ऑप्शन बी, अगर मॉड S इक्वल मॉड T हो गया, अगर मॉड S इक्वल मॉड T हो गया तो L हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यानी Z की इनफाइनाइट वैल्यू आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन सी, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक सेट दिया हुआ है आपको, L इंटरसेक्शन Z सच दैट मॉड ऑफ Z -1 प्लस आयोटा इक्वल 5 हैज एट मोस्ट 2 एलिमेंट्स, हैज एट मोस्ट 2। यानी इस L और इस सेट Z जो भी गिवन है इसका इंटरसेक्शन में 2 पॉइंट होगा। ऑप्शन डी, इफ L हैज मोर देन 1 एलिमेंट, यानी अगर इसमें आपको पता चल जाए Z की एक से ज़्यादा वैल्यू है, L हैज मोर देन 1 एलिमेंट, देन मोर देन 1 एलिमेंट है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन बताना है। तो इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 1 है SZ प्लस TZ बार प्लस R इक्वल 0। मैं इस पूरे का कॉन्जुगेट कर देता हूँ, तो S बार Z बार T बार Z बार का बार Z प्लस R बार इक्वल 0। अगर Z यूनिक है, अगर इक्वेशन 1 का सोल्यूशन यूनिक आता है, Z यूनिक आता है, तो Z बार भी यूनिक होगा क्योंकि उसी का कॉन्जुगेट है। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपने बचपन में ही पढ़ा होगा कि जो भी Z का कोफिशिएंट है यानी S/T बार उसका रेशियो ले लो। Z बार भी यूनिक है तो T का भी ले लो या Z बार का भी कोफिशिएंट ले लो। ये इक्वल नहीं होने चाहिए। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तभी हमको यूनिक सोल्यूशन मिलता है। क्रॉस मल्टीप्लाई SS बार इक्वल T बार, और ये मॉड S स्क्वायर होता है, नॉट इक्वल टू मॉड T स्क्वायर, यानी मॉड S नॉट इक्वल टू मॉड T। ये आ गया। अगर Z का यूनिक सोल्यूशन है तो ये होना चाहिए, अगर ये होगा तो ये भी होगा, यानी मॉड S नॉट इक्वल टू मॉड T। ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी में कह रहा है अगर मॉडुलस इक्वल है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन में सारे रेशियो इक्वल होते हैं, यानी S/T बार, देखिए ऐसे कर रहा हूँ मैं, Z का कोफिशिएंट ले रहे हैं, Z का यहाँ S है, यहाँ T बार है, इक्वल T/S बार इक्वल होना चाहिए R/R बार। इन दोनों से तो आपका मॉड S इक्वल मॉड T आ जाएगा। इन दोनों से क्या आएगा, TR बार इक्वल S बार R। अगर मॉड S इक्वल मॉड T है तो इनफाइनाइट होगा क्या, मॉड S इक्वल मॉड T है तो क्या ये भी होगा। S और T का मॉडुलस इक्वल होने से इनका इक्वल होना जरूरी नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है
तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होना भी ज़रूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। आप कह सकते हो कि हम दोनों साइड अगर मॉडुलस ले लें तो ये हो जाएगा, दोनों साइड मॉडुलस लिया तो मॉड टी मॉड आर बार इक्वल मॉड एस बार मॉड आर, आर और एस बार का, आर और आर बार का मॉडुलस इक्वल होता है, तो मॉड टी इक्वल मॉड एस आ रहा है। लेकिन अगर ये इक्वल है तो ये आ रहा है, क्या कन्वर्स ट्रू हो सकता है? इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर मॉड एस और मॉड टी इक्वल है, अगर मॉड एस इक्वल मॉड टी है, ये गिवन है आपको, अगर ये इक्वल है तो क्या ये इक्वल होगा? जरूरी नहीं है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इक्वल हो तो जरूरी नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 ले लो, -1 ले लो, आयोटा ले लो, माइनस आयोटा ले लो, ओमेगा ले लो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ले लो, इन सभी का मॉडुलस 1 है, तो क्या 1 - 1 इक्वल है? नहीं है। हो सकता है ये 1 आया हो, ये माइनस आयोटा आया हो, दोनों का मॉडुलस सेम है मगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेम नहीं है। सो ऑप्शन बी जरूरी नहीं कि सही हो। ऑप्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल इंटरसेक्शन दिस, ये एक सर्कल है, ये सर्कल है जिसका सेंटर आपको दिख रहा है 1, -1 और रेडियस है 5। एल क्या है? एल ऐसा सेट हो सकता है जिसका यूनिक सोल्यूशन हो, यानी एक ही पॉइंट हो, वो पॉइंट आउटसाइड हो सकता है, इनसाइड हो सकता है। आउटसाइड हुआ तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 0, ऑन द सर्कल हुआ तो एक सोल्यूशन। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, ऐसा हो सकता है, इस केस में नहीं हुआ लेकिन हो सकता है। अगर आरटी वाला जो थर्ड केस था अगर वो इक्वल आ जाता तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो तो ये एक लाइन बन जाएगी, लाइन बन जाएगी तो ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, यानी मैक्सिमम 2 सोल्यूशन हो सकता है। ये लाइन की इक्वेशन जैसी लग रही है हमें। लाइन की इक्वेशन होती है ए जेड प्लस ए बार जेड प्लस बी, बी यहाँ कोई रियल नंबर होता है। ऑप्शन डी कह रहा है इफ एल हैज मोर देन 1 एलिमेंट, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट होगा तो इनफाइनाइट होगा, तो हम जानते हैं अगर एटलीस्ट 1 सोल्यूशन होता है तो इनफाइनाइट ही होता है। अभी भी देखा हमने, वो लाइन बन जाएगी, उस पर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो ऑप्शन डी इज ऑब्वियस, यानी ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए सी डी सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक फंक्शन गिवन है 0 to पाई 2r, ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल सच दैट लिमिट t tends to x fx sin t माइनस ft sin x अपॉन t माइनस x इक्वल साइन स्क्वायर x से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई। और एक चीज और गिवन है f π/6 इक्वल -π/12। अब हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए f π/4 इक्वल π/4√2, ऑप्शन बी fx लेस देन x की पावर 4/6 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, पाई। ऑप्शन सी देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू 0 to पाई सच दैट f डैश अल्फा इक्वल 0। ऑप्शन डी f डबल डैश π/2 प्लस f π/2 इक्वल 0। कुल मिला के हमें फंक्शन पहले फाइंड करना होगा, अगर फंक्शन फाइंड हो जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आप ध्यान से देखो, t को अगर आप x रखोगे तो fx sin x माइनस fx sin x 0 हो गया, x माइनस x 0 हो गया, 0/0 फॉर्म आ रहा है। इन दैट केस हम लोग एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल t की टर्म्स में डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि t टेंड कर रहा है, t वेरिएबल है, तो sin t का cos t हो गया, ft का f डैश t sin x तो कांस्टेंट होगा, नीचे t का 1 x का 0। अब ये 0/0 फॉर्म नहीं है तो हम t की जगह x रख सकते हैं, fx cos x माइनस f डैश x sin x
इक्वल साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। एफ एक्स को आप वाई मान लो तो आपके पास है वाई कॉस एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स से डिवाइड किया, माइनस साइन भी हटा दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई कॉट एक्स, माइनस साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो इधर माइनस साइन एक्स। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉट एक्स, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स होता है, इसका माइनस लॉग साइन एक्स हो जाएगा, ई की पावर माइनस लॉग साइन एक्स, माइनस को अंदर ले जाओगे तो लॉग 1 बाई साइन यानी लॉग कॉस एक्स कॉसेक एक्स, ई की पावर में लॉग है, लॉग का ही बेस है तो ये सिर्फ कॉसेक एक्स हो जाएगा, है ना। ई की पावर में लॉग, लॉग का ही बेस ही, तो यही बचेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया कॉस एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है डैट इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कोई कांस्टेंट, तो साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स तो 1 हो गया, तो ये आ गया y कॉसेक एक्स इक्वल 1 का इंटीग्रेशन x। चलिए अब हमें एक कंडीशन गिवन है कि जब पाई बाई 6 रखोगे तो y की वैल्यू माइनस पाई बाई 12 आएगी, कॉसेक पाई बाई 6 2 होता है, तो ये भी माइनस पाई बाई 6, ये भी माइनस पाई बाई 6, यानी c हो गया 0, यानी हमें मिल गया कॉसेक एक्स वाई कॉसेक एक्स इक्वल माइनस एक्स, यानी y इक्वल माइनस एक्स साइन एक्स। जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो आ गया माइनस एक्स साइन एक्स। अब इसमें पाई बाई 4 रखो तो साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 होगा, पॉजिटिव नहीं आएगा नेगेटिव आएगा, तो ऑप्शन ही गलत हो गया। ऑप्शन सी चेक करते हैं, देयर एग्जिस्ट एल्फा बिलोंग्स टू 0 टू पाई सच दैट एफ डैश एल्फा इक्वल 0। फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी है। एफ जीरो 0 आएगा, एफ पाई भी 0 आएगा, साइन पाई 0 होता है, यानी एफ 0 0 आ रहा है, एफ पाई 0 आ रहा है। फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, यानी अगर आपने रॉल्स थ्योरम में यही तो पढ़ा है कि एफ ए इक्वल अगर 0 हो, एफ ए इक्वल एफ बी हो, यहाँ ऐसा ही हो रहा है, एफ ए इक्वल एफ बी हो रहा है, 0 और पाई को अगर ए बी कंसिडर करें तो एफ ए इक्वल एफ बी है, फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू दैट इंटरवल वेयर एफ डैश सी इक्वल 0। तो ये सही हो गया ना उस आधार पे, देयर एग्जिस्ट एल्फा बिलोंग्स टू दिस सच दैट, ये रॉल्स थ्योरम का डायरेक्ट स्टेटमेंट से हो गया। हमारा एफ एक्स है माइनस एक्स साइन एक्स। ऑप्शन डी चेक करते हैं, उसके लिए हमको एफ डबल डैश चाहिए, तो पहले एफ डैश निकाला, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एफ डबल डैश माइनस एक्स कॉस का साइन एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। पाई बाई 2 पे करना है, एफ पाई बाई 2 क्या आ रहा है, एक्स को पाई बाई 2 रखोगे साइन पाई बाई 2 1 होता है, इसमें पाई बाई 2 रखो, ये 0 ये पाई बाई 2 आ गया, दोनों को ऐड किया, पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 2 0। ऑप्शन डी भी इजी था। चेक करना है हमें ऑप्शन बी, इसमें इनइक्वालिटी है। ऑप्शन बी एफ एक्स हमारा माइनस एक्स साइन एक्स है। आपने पढ़ा होगा साइन एक्स जो होता है वो ग्रेटर होता है एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल के, या एक्स क्यू बाई 6 के। कैसे होता है हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ये कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0 होता है। अब हम ये बात तो जानते होंगे साइन एक्स लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव, साइन एक्स एक्स से छोटा होता है, तो मैंने एक फंक्शन ले लिया जी एक्स डैट इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो इसका इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव होगा। इसका इंटीग्रेशन हम लोग 0 से x करते हैं, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x का x² बाई 2 माइनस साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स। आप 0 टू x रखो, ये ग्रेटर देन 0 है, तो क्या हो जाएगा x² बाई 2 कॉस एक्स का कॉस एक्स माइनस 1, ये ग्रेटर देन 0, इसका फिर से इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या हो जाएगा x³ बाई 3 बाई 2 6 कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस 1 का माइनस एक्स। तो ये चीज़ आ रहा है ना, साइन एक्स इज ग्रेटर देन, ये दोनों उधर चला जाएगा, x माइनस एक्स क्यू बाई 6।
तो ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। हमें क्या चाहिए, माइनस एक्स साइन एक्स, तो x से मल्टीप्लाई किया, x साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4/6, माइनस एक्स साइन एक्स चाहिए तो ग्रेटर का साइन लेस देन हो जाएगा। यानी अगर ये रिलेशन आपको पता है तो ये ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट आ गया। यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो मैंने सेक्शन 1 आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है। सेक्शन 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये IIT JEE एडवांस का पेपर 2 चल रहा है 2018 का। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उसका आंसर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।